मैंने बच्चे की खातिर अपने पति की शादी अपनी सहेली से करवा दी। मेरी सहेली अनाथ थी। उसने कहा कि जिंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, लेकिन शादी को 3 दिन हो चुके थे और मेरा पति कमरे से बाहर नहीं निकला था। सहेली से पूछती तो वो शर्माते हुए कहती कि वह थक जाते हैं, इसलिए सोए रहते हैं। एक दिन चुपके से अपने पति के कमरे में चली गई। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सहेली ने मेरे पति। सोहन और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। सोहन मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने सोहन से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और सोहन ने भी मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही हैं, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब सोहन घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रूपा, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूं। सोहन कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूं। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सोहन को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूं और मैं कभी मां नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं रूपा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। सोहन के तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं रूपा को तलाक दिलवाकर सोहन की दूसरी शादी ज़रूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, रूपा बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी के बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी जिंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूं, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, सोहन बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक न एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए तो तुम्हें उस दिन मैंने बोला था कि तुम सोहन की दूसरी शादी खुद अपने हाथों करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा।
मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बोली, मम्मी, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सोच लिया था कि सोहन की दूसरी शादी करवाए। बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे सोहन पर विश्वास था कि सोहन का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा, और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे सोहन के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी, और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था। और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम मनोज था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर मनोज बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन मनोज को तो अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत ही नफरत हो गई थी। मनोज की एक बात जो मुझे बहुत ही बुरी लगती थी वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझ से मोहब्बत का दावा करता था। मुझे रूपा की जगह राधा कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि राधा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं मनोज से कहती है कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वह कहता है कि कृष्णा तो सिर्फ राधा के होते हैं, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार मनोज मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। मनोज के इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं मनोज की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार मनोज की आंखों में आंसू देखे थे, और मनोज की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन मनोज इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, मनोज अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और जमीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी, और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वह सब लोग पापा के डेरे में ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था, और उसका नाम था सोहन। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र सोहन पर पड़ी थी। पहले ही नज़र में सोहन मुझे पसंद आ गया था। सोहन की आंखों के चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं सोहन से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतज़ार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजरोगी? मैंने सोहन से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। सोहन ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था, और फिर पूरी 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला लिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मनोज से शादी नहीं कर सकती।
पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने विकास की माँ को जबान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं मनोज की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय सोहन को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और फिर मैं भी सोहन के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं सोहन को खोना नहीं चाहती थी। सोहन ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब सोहन की माँ को पता चला कि सोहन मुझे घर से भगा लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। सोहन भी एक करोड़पति बाप का बेटा था। मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और सोहन के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन सोहन एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूं, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसों के बदले अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता लाकर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसके इश्क में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस नैना नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ही लिया। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर सोहन बोला, आप दोनों अब बस भी करो, मैंने पसंद की। शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि रुपा के अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहां सास और ननद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही सोहन की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद सोहन भी मेरे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लो। सोहन मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूं, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। सोहन कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। सोहन ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो यह सब बस सोहन को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर,
कुछ दिन मेरे और सोहन के बीच नाराज़गी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। नैना को अपनी सहेली बना लिया था, और जिस दिन नैना मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने सोहन के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफ़ी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रही होगी। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं सोहन से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन नैना से पूछा तो वह कहने लगी, सोहन तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नैना रोने लगी थी और बोली, सोहन ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि सोहन मुझसे नाराज़ होंगे। खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर मेरी यह गलतफहमी थी। सोहन की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन नैना किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। सोहन अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी नैना। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हें कदमों से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में नैना ने सोहन को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तब पता चला कि मेरी तो ननद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा, तुम्हारी माँ कितनी सयानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रूपा बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि उसने अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की थी, और फिर सोहन भी नैना पर पहले ही नज़र में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने रूपा को बेवकूफ़ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं रूपा को खाने में बच्चा ना होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है। ये शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं सोहन के कमरे की तरफ गई तो वह नैना से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं रूपा को भगाकर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसीलिए वह मुझे फ़ोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी ज़रूर है, मगर अब भी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहाँ रहकर आया था। मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं रूपा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान नैना, तुम भी मुझे पहले ही नज़र में भा गई हो। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह क्या सुन रही थी? यह वही सोहन था जिसकी वजह से मैंने खुद को दाव पर लगा दिया। मैं दबे कदमों से सोहन के कमरे में चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, सोहन, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते मुझे। बांझ बनाना ज़रूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है।
इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं सोहन के घर से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी।